हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी जितना भी संस्कृत में चैप्टर है किताब का उसका पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को बस शेयर कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, पटना किस शब्द से बना है? पटना किस शब्द से बना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पतन से बना है। कहाँ से बना है? पतन से बना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सिख धर्म के गुरु थे। कौन से धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के गुरु थे। अब पूछेगा आपसे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु है। कौन सा? गांधी सेतु है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? गांधी सेतु। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना। फिर अगला देखिए, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। और आपसे पूछेगा कि सिख संप्रदाय के पहले गुरु कौन है? तो पहले गुरु है गुरु नानक। कौन है? पहले गुरु गुरु नानक। और 5वें गुरु भी आपसे पूछ सकता है, तो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव। कौन है? अर्जुन देव। क्लियर है? तो इतना आप सब याद रखिएगा, कुछ ओवर भी रहेगा तो आप याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो यह तो आसान है एकदम, पाटलिपुत्र यानी पटना का वर्णन है। फिर आगे देखिए, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी मेगास्थनीज हो जाएगा। कौन होगा? मेगास्थनीज। तो आगे देखिए, अब गुरु गोविंद सिंह का आगे है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है पाटलिपुत्रम यानी पटना ही है। क्लियर? आपको हम बताए थे। पटना में कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। कब? गुप्त वंश के शासनकाल में। क्लियर है? देखिए यहाँ ऑप्शन दिया होगा, गुप्त वंश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। कौन सी? पटन देवी है। क्लियर है? तो आगे देखिए, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। फिर अगला देखिए, कूटनीतम काव्य, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है। कूटनीतम काव्य के रचनाकार है। तो कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है? कूटनीतम काव्य के रचनाकार है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। क्लियर है? कौन है? राजशेखर है। अगला है, बौद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बौद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बौद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो बौद्ध के समय में पटना का नाम था पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम। क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो डी इसका आंसर नहीं होगा, पश्चिम में भी नहीं, तो उत्तर हो जाएगा आंसर इसका। उत्तर, क्या? उत्तर हो जाएगा। गंगा उत्तर में बहती है, प्रवाहित होती है पटना में। ठीक है? क्लियर है? आगे देखिए, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ है? तो किस महापुरुष का? गुरु गोविंद सिंह का। किसका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? तो आगे देखिए, आगे है चैप्टर नंबर 2 से, आलसशाला में आग किसने लगाई? आलसशाला में आग किसने लगाई? तो आलसशाला के कर्मचारियों ने। किसने लगाई थी? आलसशाला के कर्मचारियों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्लियर है? तो आगे देखिए, आलसशाला में आग कब लगाई गई? अब सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा और आंसर रहेगा। आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई। फिर अगला देखिए, आलस कथा के रचयिता कौन है? आलस कथा के रचयिता कौन है?
तो आलस कथा का रचयिता है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। क्लियर है? आगे देखिए, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या थी 4। कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या 4। फिर अगला देखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस, यानी आलस मनुष्य का नाश कर देता है, जिससे इसको मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। क्लियर है? फिर आगे देखिए, वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मंत्री था, मिथिला का मंत्री था। तो वीरेश्वर कैसा था? तो दानशील था। कैसा था? दानशील था। फिर आगे देखिए, चारों आलसियों को किस प्रकार से बाहर निकाला गया? चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया, यानी केस माने बाल पकड़कर बाहर निकाला गया। क्लियर है? तो आगे देखिए, अब आगे है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस दिखाकर धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। क्लियर है? फिर अगला देखिए, ये आप याद रखिएगा, मैथिल कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। किन्हें? विद्यापति को जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को नष्ट आलस कर देता है, क्योंकि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। फिर आगे देखिए, आलसियों को कौन भोजन और वस्त्र देता था? आलसियों को कौन भोजन और वस्त्र देता था? यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है। कौन भोजन और वस्त्र देता था? तो मंत्री वीरेश्वर आलसियों को भोजन और वस्त्र देते थे। क्लियर है? फिर आगे देखिए, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। कितनी? 5 महिलाओं का वर्णन है। फिर आगे देखिए, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमा राव। कौन? पंडिता क्षमा राव। इनका पूरा नाम है पंडिता क्षमा राव। क्लियर है? तो अब आगे देखिए, इतना हो गया। कंपन राय की रानी यानी पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। और अगला, गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय है 14वीं सदी। कब? 14वीं सदी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम फटाफट एकदम, क्योंकि आप सभी का परीक्षा का टाइम है। मीरा लहरी के लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका है पंडिता क्षमा राव ही। कौन है? क्षमा राव। क्लियर है? फिर देखिए, प्राचीन काल में छात्र को क्या कहते थे? तो छात्र को प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। क्लियर है? तो इतना आपको क्लियर होगा। आगे देखिए फटाफट, वरदान, सॉरी, आगे देखिए, आगे है वरदान किस संस्कार में होता है? तो वरदान विवाह संस्कार में होता है। कब होता है? विवाह संस्कार में। फिर देखिए, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है? भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। क्लियर? फिर अगला देखिए, शैशवावस्था में कितने संस्कार है? तो शैशवावस्था में 6 संस्कार है। फिर है पुंसावन, यहाँ पुंसावन होगा। पुंसावन संस्कार कब होता है? पुंसावन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले ही पुंसावन संस्कार होता है। क्लियर है? तो आगे देखिए, आगे है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान अक्षरारंभ का मुख्य कर्म है। क्लियर? और अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अगला है, अंत्येष्टि संस्कार होता है मरणोपरांत, मरने के बाद। मरणोपरांत यानी मरने के बाद। क्लियर है? आगे देखिए, तो आगे है, संस्कार कितने भागों में बांटा गया है? संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? फिर देखिए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। क्लियर है? आगे देखिए, शिक्षा संबंधी, आगे क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो शिक्षा संबंधी 5 संस्कार है। कितने हैं? 5 संस्कार। फिर आगे देखिए, गृहस्थ संबंधी कितने संस्कार है? तो गृहस्थ संबंधी 1 संस्कार है। कितने हैं? 1 संस्कार है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। फिर अगला है, मरने के बाद कितने संस्कार है? तो मरने के बाद मात्र 1 अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा संस्कार? अंत्येष्टि संस्कार। क्लियर है?
तो अभी आपको क्लियर होगा। तो आगे देखिए, कर्मवीर कथा में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो किसकी कथा है? राम परवेश राम की। राम परवेश राम कैसा बालक था? तो बहुत ही निर्धन बालक था, बहुत ही निर्धन बालक था। और इसका घर कहाँ था? तो भीखन टोला में। और भीखन टोला कहाँ है? तो भीखन टोला बिहार में है। तो अगला है यहाँ कि भीखन टोला किस प्रांत में है? तो भीखन टोला किस प्रांत में है? बिहार में है। कहाँ है? भीखन टोला बिहार में है। और पूछेगा आपसे कि भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो भीखन टोला देखने शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। क्लियर है? तो इतना आपको क्लियर होगा। आगे देखिए, भीखन टोला देखने शिक्षक आए थे। और शिक्षक किस दृष्टि के थे? तो शिक्षक नवीन दृष्टि के थे। यह भी आपको से पूछेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बिन बुलाए कौन आता है? तो बिन बुलाए मूर्ख आता है। कौन आता है? मूर्ख आता है। फिर अगला देखिए, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो कर्मवीर भीखन टोला का रहने वाला था। ठीक है, भीखन टोला का, भीषण टोला नहीं, भीखन टोला। कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला का। क्लियर है? तो आगे देखिए, अब आगे है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? टंकारा में हुआ था। क्लियर है? और फिर अगला है, स्वामी दयानंद का उपासक कौन था? तो स्वामी दयानंद का उपासक था स्वामी दयानंद के घर वाले, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। स्वामी दयानंद के घर वाले किसके उपासक थे? तो स्वामी दयानंद के घर वाले शिव के उपासक थे। ठीक है? क्लियर है? तो यह आप याद रखिएगा। फिर आगे है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद है। कौन है? स्वामी दयानंद है। कौन है आर्य समाज का संस्थापक? स्वामी दयानंद। फिर अगला देखिए, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। क्लियर है? तो आगे देखिए, अब आगे ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा है। आगे देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ। और मृत्यु कब हुआ? तो 1883 में हुआ मृत्यु। ये भी आप याद रखिएगा, 1883 में मृत्यु हुआ। फिर देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? स्वामी दयानंद किए थे आर्य समाज की स्थापना, और 1875 में किए थे। कब किए थे? 1875 में किए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद ने मुंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना की। तो यह सब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, यानी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। और इसका एक ठो पार्ट 2 और आएगा, मात्र 5-6 चैप्टर और बच गया है, तो उसका भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम बंद करते हैं। धन्यवाद।